दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम फैलेसी को देखने वाले हैं। दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक हॉट टॉपिक है क्योंकि और कहीं से क्वेश्चंस आए ना आए, लेकिन फैलेसी से हर शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आखिर ये फैलेसी क्या होता है। फैलेसी एक प्रकार का इलॉजिकल आर्गुमेंट मान सकते हैं जिसको कि देखने से लगता है कि वो लॉजिकल है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। और जब हम लोग किसी इलॉजिकल आर्गुमेंट को देख के उसको लॉजिकल मान लेते हैं, उसको सही मान लेते हैं, तब वो एक फैलेसी बन जाती है। ठीक है, जैसे कि लिखा है ए फैलेसी इज एन एरर इन रीजनिंग। जब हम लोग रीजन लगाते हैं या फिर तर्क लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं, तो कुछ हम गलतियां कर देते हैं और उससे लगता है कि भाई आर्गुमेंट सही है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। इट लुक्स लॉजिकल ऑन द सरफेस, ऐसा लगता है कि लॉजिकल है, बट द आर्गुमेंट इज एक्चुअली वीक, मिसलीडिंग और इनवैलिड। ठीक है जी, देखने से लगता है कि आर्गुमेंट सही है, लेकिन असल में आर्गुमेंट सही नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स अ फैलेसी इज अ मिस्टेक इन थिंकिंग और आर्गुमेंट। सिंपली हम कुछ गलतियां कर देते हैं, मिस्टेकनली उसको सही मान लेते हैं, इसी को फैलेसी बोला जाता है। अब इन फैलेसी भरे बातों को जनरली दो लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है ए पर्सन विथ लिटिल लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, जिसका कोई लॉजिक से लेना देना है नहीं। इसको आप लोग इडियट मान सकते हो या फिर फूल मान सकते हो। और ऐसा आदमी अननोइंगली फैलेसी भरे बातों को बोलता है या फिर कहता है, क्योंकि लॉजिक से तो उसका कुछ लेना देना है नहीं, वो अनजाने में बोल देता है ऐसी बात। और दूसरा हो सकता है अ हाईली इंटेलिजेंट पर्सन, कोई बंदा इतना चालाक है, इतना शाना है कि वो डेलिबरेटली जानबूझ के फैलेसी भरे बात को बोलता है दूसरे को मैनिपुलेट करने के लिए। तो दो ही रीजंस हो सकते हैं फैलेसी भरे बातों को बोलने का। ठीक है जी, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फैलेसी दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल फैलेसी जब स्ट्रक्चर या फिर फॉर्म में कुछ गड़बड़ी आ जाती है तब उसको फॉर्मल फैलेसी बोला जाता है। जैसे कि लिखा है ऑल कैट्स आर एनिमल्स, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, देयरफॉर ऑल कैट्स आर डॉग्स। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर या फिर फॉर्म में गड़बड़ी है। अगला है इनफॉर्मल फैलेसी, जहां फॉर्म तो ठीक है लेकिन जो कंटेंट, जो लैंग्वेज लिखा है वो भी गलत है, या फिर जिस इमोशन में बोला गया है वो गलत है। जैसे कि लिखा है यू आर यंग सो योर ओपिनियन इज यूजलेस। तुम यंग हो इसीलिए तुम्हारा ओपिनियन जो है वो भी यूजलेस है, लेकिन ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है इनफॉर्मल फैलेसी। दोस्तों आज हम इनफॉर्मल फैलेसी को देखने वाले हैं और फॉर्मल को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले इनफॉर्मल फैलेसी के अंदर बात कर लेते हैं फैलेसी ऑफ रेलेवेंस की। फैलेसी ऑफ रेलेवेंस का मतलब है कुछ ऐसे फैलेसी भरे आर्गुमेंट्स जहां प्रीमाइसेस और कंक्लूजन का आपस में कोई रिलेवेंस है ही नहीं। जैसे कि सबसे पहले लिखा है आर्गुमेंटम एड होमिनम, ये एक लेटिन नाम है, आपको इसको याद रखना है। आर्गुमेंटम एड होमिनम फैलेसी, इसका मीनिंग है अटैक द पर्सन इंस्टेड ऑफ द आर्गुमेंट, या फिर अटैक द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन भी बोल सकते हैं। जैसे कि लिखा है व्हाई शुड वी लिसन टू हिज एडवाइस ऑन डिसिप्लिन, ही फेल्ड इन मैथ इन स्कूल। हम डिसिप्लिन के बारे में उससे एडवाइस क्यों ले, वो तो खुद मैथ्स में फेल हो गया स्कूल में। अब हालांकि मैथ्स में फेल हो गया स्कूल में, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो डिसिप्लिन के बारे में एडवाइस नहीं दे सकता, है ना। मान लो किसी ने बोला कि भाई स्मोकिंग जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो सामने वाला बंदे ने बोल दिया कि भाई हम तुम्हारी बात क्यों माने, तुम तो खुद करते हो स्मोकिंग, है ना। तो कैरेक्टर पे ही अटैक कर दिया, पर्सन को ही अटैक कर दिया, ना कि आर्गुमेंट को समझने की कोशिश की, है ना। आर्गुमेंट सही था, वो सही लॉजिक दे रहा था कि भाई स्मोकिंग अच्छा नहीं है, लेकिन भाई हम तुम्हारी बात क्यों माने, तुम तो खुद करते हो, है ना। तो अटैक द पर्सन इंस्टेड ऑफ द आर्गुमेंट, क्योंकि हम लोग इस पे यकीन करते हैं कि भाई अगर किसी की कैरेक्टर अगर हम लोग खराब कर दे तो वैसे भी कोई इस बात पे यकीन नहीं करेगा। तो ये है आर्गुमेंटम एड होमिनम फैलेसी।
अगला है स्ट्रॉ मैन फैलेसी। इसका मतलब है ट्विस्ट नहीं तो डिस्टोर्ट द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट को ट्विस्ट कर देना। जैसे कि पर्सन ए ने बोला कि स्टूडेंट्स शुड गेट लेस होमवर्क, पर्सन बी ने क्या बोला, सो यू वांट स्टूडेंट्स टू स्टॉप स्टडिंग एंड बिकम इलिटरेट। तो क्या बोला, पर्सन ए ने बोला कि भाई जो बच्चे हैं उसको कम से कम होमवर्क देना चाहिए। हालांकि वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला होगा कि भाई बच्चे जो है बहुत छोटे हैं, अभी इस उम्र में होमवर्क इतना दोगे तो प्रेशर बहुत आ जाएगा, दिमाग पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही छोटे उम्र के बच्चे हैं ना, 3 साल के 4 साल के, इतना होमवर्क दोगे तो दिक्कत हो सकती है। तो पर्सन बी ने क्या बोला, सो यू वांट स्टूडेंट्स टू स्टॉप स्टडिंग, क्या तुम चाहते हो कि बच्चे पढ़ाई करना बंद कर दें और इलिटरेट बन जाए। लेकिन इसने कभी ये बात बोली ही नहीं, है ना। तो इसने क्या कर दिया, आर्गुमेंट को ट्विस्ट कर दिया। तो इसी को स्ट्रॉ मैन फैलेसी बोला गया है। अगला है रेड हेयरिंग। इसका मतलब है टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ लिसनर्स या फिर रीडर्स या फिर ऑडियंसेस फ्रॉम द एक्चुअल इशू। तो असल मुद्दा है उससे हटके कुछ और ही मुद्दे पे लेके जाना, है ना, डाइवर्ट कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा है, रिपोर्टर ने पूछा व्हाई डिड योर कंपनी पोल्यूट द रिवर। कंपनी मैनेजर का जवाब क्या था, आर कंपनी ऑल्सो क्रिएटेड थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स, है ना। रिपोर्टर ने पूछा कि भाई आपकी कंपनी ने बहुत सारे जो नदियां हैं उनको पोल्यूट कर दिया है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहना चाहते हैं। मैनेजर ने बोला कि भाई मेरे कंपनी ने तो, हमारे कंपनी ने तो हजारों लोगों को नौकरी दे दिया, है ना। तो इसने क्या किया, जो एक्चुअल इशू था रिवर पोल्यूशन का, उसको डाइवर्ट करके जॉब्स पे लेके गया। तो इसको रेड हेयरिंग बोला जाता है। अगला है अपील टू फोर्स। इसको लेटिन में आर्गुमेंटम एड बैकुलम बोला गया है। आपको ये लेटिन नाम भी याद रखना है, एग्जाम में ये वाला भी आता है ना, आपको ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। इसका मतलब है थ्रेट इंस्टेड ऑफ रीजनिंग और लॉजिक। जब हम लोग डर दिखाते हैं, है ना, जैसे कि एग्री विथ बॉसेस ओपिनियन इफ यू वांट टू कीप योर जॉब। अगर तुम्हें अपनी जॉब प्यारी है तो बॉस जैसा बोल रहा है वैसा करो। तो यहाँ पे डर दिखाया जा रहा है ना। हालांकि जो एम्प्लॉय है मान लो सही बोल रहा है कि भाई मेरे को सुबह भी काम करना पड़ता है और शाम को भी काम करना पड़ता है, देर रात तक काम करता रहता हूँ ऑफिस में, घर नहीं जा पाता। तो बॉस ने बोला भाई अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है अपील टू पिटी। इसको आर्गुमेंटम एट माइजरिकॉर्डियम बोला गया है लेटिन में। इसका मतलब है इमोशन रिप्लेसेस लॉजिक। जब लॉजिक को देखा नहीं जाता, उसके पीछे का इमोशन को देखा जाता है, तो वो भी एक फैलेसी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा है, सर आई कुड नॉट स्टडी फॉर द एग्जाम एज माई ग्रैंड मदर वॉज इल, प्लीज पास मी। ठीक है ना। स्टूडेंट ने टीचर से बोला कि सर मेरी जो ग्रैंड मदर है वो बीमार थी, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, है ना, एग्जाम के लिए, तो मेरे को पास कर दो, क्योंकि मैं हॉस्पिटल गया था, दवाई लाने गया था, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो ये है अपील टू पिटी फैलेसी। अगला है अपील टू पॉपुलरिटी। इसको इंग्लिश में बैंड वैगन फैलेसी भी बोला गया है। इसका लेटिन नाम है आर्गुमेंटम एड पॉपुलम। लिखा है समथिंग इज ट्रू, गुड और करेक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ मेनी पीपल एलिगेटली थिंक्स सो। क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं तो ये सही ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा है करोर्स ऑफ पीपल यूज दिस फेयरनेस क्रीम, तो इट डेफिनेटली वर्क्स, है ना। करोड़ों लोग जो है इस वाले फेयरनेस क्रीम को यूज करते हैं, इसका मतलब ये क्रीम जो है ये तो काम जरूर करता होगा। तो ये कौन सा फैलेसी है, ये है अपील टू पॉपुलरिटी या फिर बैंड वैगन। का लेटिन नाम है आर्गुमेंटम एट पॉपुलम। अगला है अपील टू अथॉरिटी। इसका लेटिन नाम है आर्गुमेंटम एट वेरेकंडियम। लिखा है समथिंग इज ट्रू ओनली बिकॉज एन अथॉरिटी, सेलिब्रिटी और फेमस पर्सन सेज इट।
कोई चीज सही है, ट्रू है, क्योंकि उसको किसी फेमस पर्सनैलिटी ने बोला है। जैसे कि लिखा है, अ बॉलीवुड एक्टर सेज दिस हर्बल ड्रिंक क्योर्स कैंसर, देयरफॉर दिस ड्रिंक क्योर्स कैंसर। किसी बॉलीवुड एक्टर ने बोला है इस वाले हर्बल ड्रिंक को अगर पियोगे तो उससे कैंसर दूर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इस ड्रिंक को पीने से कैंसर दूर हो जाती है ना। तो ये है अपील टू अथॉरिटी या फिर आर्गुमेंटम एड वेरिकंडियम। ठीक है जी। तो बॉलीवुड एक्टर का मेडिकल फील्ड से कोई लेना देना है नहीं, है ना। ये कैंसर जो है ये मेडिकल फील्ड से है ना। कोई डॉक्टर ही बोल सकता है कि भाई कौन सा दवाई या फिर कौन सा ड्रिंक जो है पीना है ना। हाँ, अगर ये बॉलीवुड एक्टर एक्टिंग के बारे में कुछ बोलता तब हम लोग मान सकते थे भाई इतना बड़ा एक्टर है तो एक्टिंग के बारे में जो भी बोल रहा है वो सच ही होगा। लेकिन बॉलीवुड एक्टर ये मेडिकल फील्ड के बारे में ज्ञान कैसे दे सकता है ना। तो ये कौन सा फैलेसी है, ये है अपील टू अथॉरिटी फैलेसी। अगला है इग्नोराशियो एलिंची। इसका मतलब है, लिखा है द आर्गुमेंट गिव्स अ कंक्लूजन बट नॉट द कंक्लूजन दैट वाज सपोज्ड टू बी प्रूफ्ड। इसका सिंपल मीनिंग है मिसिंग द रियल पॉइंट, जो असल मुद्दा है वो मिसिंग है। जैसे कि लिखा है पेरेंट ने बोला कि व्हाई डिडंट यू डू योर मैथ होमवर्क। बच्चे का जवाब क्या था, मैथ इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर माई फ्यूचर। पेरेंट ने बोला कि भाई तुमने अपना होमवर्क, मैथ्स का जो होमवर्क है वो क्यों नहीं किया। तो बच्चे ने जवाब दिया कि भाई मैथ्स तो मेरे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सही है, मैथ्स फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये सवाल का जवाब नहीं हुआ, है ना। तो ये है इग्नोराशियो इलिंची, जो असल मुद्दा है वो कहीं और ही चला गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है फैलेसी ऑफ वीक इंडक्शन। फैलेसी ऑफ वीक इंडक्शन का मतलब है, जैसे कि लिखा है द प्रीमाइसेस गिव वीक सपोर्ट। जो प्रीमाइसेस है उसमें बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है ना, लेकिन उससे हम लोग एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं, इसीलिए वो फैलेसी बन जाती है। जैसे कि सबसे पहले लिखा है हेस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी। इसका मतलब है यूनिवर्सल कंक्लूजन फ्रॉम स्मॉल सैंपल। सैंपल साइज बहुत छोटा है, ठीक है जी। हमने दो को उठाया और इससे इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है इससे हमने पता किया भाई बाकी सब भी वैसे ही होंगे, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा है टू पॉलिटिशियंस वेर करप्ट देयरफॉर ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट। दो पॉलिटिशियंस जो थे वो करप्टेड थे, इसका मतलब है सारा का सारा जो पॉलिटिशियंस है सबको सब करप्टेड होंगे या फिर हैं। तो ये है हेस्टी जनरलाइजेशन, ठीक है जी। उसके बाद है स्लीपरी स्लोप। इसका मतलब है अ चेन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस अंटिल यू अराइव एट एन अनडिजायरेबल कंक्लूजन। इसका मतलब सिंपली मैं आपको बता देता हूं, जब बहुत सारे प्रीमाइसेस थे, है ना, ये प्रीमाइस 1 है, प्रीमाइस 2, प्रीमाइस 3, प्रीमाइस 4, प्रीमाइस 5, बहुत सारे जब प्रीमाइस थे एक कंक्लूजन निकला जाता है। जैसे कि लिखा है इफ वर्कर्स गेट एन एक्स्ट्रा हॉलीडे soon they will demand more holidays, then nobody will work, the economy will collapse. You don't want economy to be collapse, do you? तो ये है स्लिपरी स्लोप, जब एक कॉन्सिक्वेंसेस से दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस की ओर ये आगे बढ़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, अगर तुम फेल हो गए तो ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे, अगर तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाए तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगा, है ना। अगर तुम्हें जॉब नहीं मिली तो तुम पुअर बन जाओगे। क्या तुम चाहते हो कि तुम पुअर बनो? तो ये है स्लिपरी स्लोप, जब एक कॉन्सिक्वेंसेस से दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस की ओर ये आगे बढ़ता है, उसी को स्लिपरी स्लोप बोला गया है। अगला है वीक एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब है कंपेयर करना।
तो इस बार है वीक एनालॉजी। इसका मतलब देख लेते हैं। टू थिंग्स आर कंपेयर्ड एज इफ दे आर सिमिलर बट एक्चुअली दे आर नॉट सिमिलर। दो ऐसे चीजों को हम लोग कंपेयर करते हैं जो कि लगता है कि सिमिलर है, लेकिन असल में वो दो चीज सिमिलर नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिखा है, मैरिज इज लाइक अ स्मार्टफोन, व्हेन न्यू मॉडल अराइव पीपल रिप्लेस ओल्ड फोन्स, देयरफॉर पीपल शुड रिप्लेस स्पाउसेस रेगुलरली, है ना। जो मैरिज जो है एक प्रकार का स्मार्टफोन ही है। जब मार्केट में नया मॉडल आता है तो लोग क्या करते हैं, पुराने फोन को नए से रिप्लेस कर देते हैं। इसका मतलब लोगों को जो है स्पाउसेस को भी रेगुलरली बदलते रहना चाहिए, है ना। तो ये वीक एनालॉजी फैलेसी में आएगा। ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, गन का जो लाइसेंस है, गन का लाइसेंस बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मौत ही होना है वो तो हॉकी स्टिक या फिर क्रिकेट बैट से भी हो सकता है। तो क्रिकेट बैट या फिर हॉकी स्टिक, उस पर तो कोई लाइसेंस नहीं लगता है, तो गन में क्यों लाइसेंस लगता है ना। तो यहाँ पे गन और क्रिकेट बैट या फिर हॉकी स्टिक दो अलग अलग चीजों का कंपेयर किया जा रहा है। गन जो है एक वेपन है ना, वो मारने की ही चीज है। लेकिन जो क्रिकेट बैट है या फिर जो हॉकी स्टिक है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ठीक है जी। तो ये है वीक एनालॉजी फैलेसी। दोस्तों अगला है अपील टू इग्नोरेंस। इसका लेटिन नाम देख लो, आर्गुमेंटम एड इग्नोरेशियम। इसका मीनिंग है समथिंग इज क्लेम टू बी ट्रू और फॉल्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस। क्योंकि हमारे पास एविडेंस नहीं है तो हम किसी चीज को या तो सही ठहरा देते हैं या तो गलत ठहरा देते हैं, हालांकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। जैसे कि लिखा गया है, साइंटिस्ट्स have not proven aliens are absent from Mars, therefore aliens live on Mars। साइंटिस्ट ने ऐसा प्रूव नहीं किया है कि मार्स में एलियंस नहीं रहते, इसका मतलब मार्स में एलियंस रहते हैं, है ना। तो ये है अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी। किसी ने ऐसा प्रूफ नहीं किया कि वो गिल्टी है, इसका मतलब वो गिल्टी है ना। कोई नहीं जानता कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो सच बोल रहा है ना। तो ये है अपील टू इग्नोरेंस। जब हम लोग इग्नोरेंट रहते हैं, हमें पता नहीं है, हमें नॉलेज नहीं, हमें ज्ञान नहीं, फिर भी हम एक कुछ निष्कर्ष निकाल देते हैं। अगला है फॉल्स कॉज। इसको पोस्ट हॉक बोला गया है। इसका मतलब है अराइविंग एट अ कंक्लूजन दैट वन थिंग कॉस्ट अनदर बट एक्चुअली नॉट। इसका मतलब यह है जब हम लोग एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि भाई किसी चीज का कारण कोई एक और चीज है ना, इसका कारण वो है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा है, एवरी टाइम आई वेयर माई ब्लैक टी शर्ट आरसीबी विंस। जब जब मैं ब्लैक टी शर्ट पहनता हूं तब तब आरसीबी जो है वो जीतता है। देयरफॉर माई शर्ट इज लकी। तो हमें ऐसा लगने लगता है कि भाई ये जो शर्ट है ये शर्ट लकी शर्ट है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो ये है फॉल्स कॉज, है ना, गलत कारण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन की। फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन का मतलब है गैस लगाना। जब हम बिना कोई प्रूफ के बस गैस लगा के या फिर अंदाजे से कोई चीज बोल देते हैं तो फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन बन जाता है। सबसे पहला एग्जांपल दिया है बेगिंग द क्वेश्चन, या फिर इसको सर्कुलर आर्गुमेंट भी बोला गया है। लेटिन में इसको पतिशुओ प्रिंसिपी बोला जाता है। इसका मीनिंग देख लेते हैं। लिखा है कंक्लूजन इज ऑलरेडी एज्यूम्ड इन द प्रीमाइसेस। इसका मतलब यह है कि जो प्रीमाइस में लिखा होता है वही कंक्लूजन में भी लिखा होता है ना। कोई नई जानकारी हमें नहीं मिलती है। जो प्रीमाइस में लिखा है, जो प्रीमाइस में बोला गया है वही कंक्लूजन में बोला गया है, या फिर जो कंक्लूजन में लिखा गया है वही प्रीमाइस में भी लिखा है। जैसे कि लिखा है फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज ट्रू बिकॉज एवरीथिंग रिटन इन दिस बुक इज ट्रू। ये बुक जो है ये ट्रू है क्योंकि जो कुछ भी इसमें लिखा है वो सब भी ट्रू है। तो बात तो घूम फिर के एक ही हुआ, कोई नई जानकारी तो हमें मिला ही नहीं, है ना। नदी को जो है रिवर बोला जाता है क्योंकि रिवर को नदी बोला जाता है, तो बात घूम फिर के एक ही हुआ, है ना।
तो यह है सर्कुलर आर्गुमेंट या फिर बेगिंग द क्वेश्चन को पेटिशियो प्रिंसिपी बोला गया है लैटिन में। अगला है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, इसको प्लूरियम इंटरोगेशनम बोला गया है लैटिन में। इसका मीनिंग देख लेते हैं। सीक्रेटली एज्यूम समथिंग दैट हैज नॉट बीन प्रूवन, जो कि प्रूफ अभी तक नहीं हुआ लेकिन हम लोग सीक्रेटली उसको एज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा है हैव यू स्टॉप्ड चीटिंग इन एग्जाम्स, क्या आपने एग्जाम में चीटिंग करना छोड़ दिया? अगर आपने यस बोला तो यानी कि आप पहले चीटिंग करते थे, और अगर आपने नो बोला तो यानी कि आप अभी भी चीटिंग करते हैं। तो ये है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ठीक है जी। अगला है फॉल्स डिलेमा या फिर फॉल्स डिकोटोमी बोला गया है इसे। इसका मीनिंग देख लेते हैं। ओनली टू ऑप्शंस आर शोन व्हेन मेनी एग्जिस्ट, सिर्फ दो ही ऑप्शन हमें दिया गया है जबकि बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा है इधर यू सपोर्ट ऑनलाइन एजुकेशन और यू हेट टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये डिलेमा है, दुविधा है हो गई। या तो आपको ऑनलाइन एजुकेशन सपोर्ट करना है या तो फिर आप टेक्नोलॉजी को ही हेट करते हैं, है ना। लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस है ना। जैसे कि मान लीजिए आप चाय लेंगे या कॉफी, है ना। तो ऑप्शन बस दो ही, या तो चाय या तो कॉफी। हो सकता है कोई जो है वो जूस पीना चाहता है ना। तो जूस का ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो ये है फॉल्स डिलेमा या फिर फॉल्स डिकोटोमी, जब सिर्फ दो ही ऑप्शंस हमें दिया जाता है जबकि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते थे। अगला है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। इसका मीनिंग है अ जनरल रूल इज अप्लाइड टू ए स्पेशल और एक्सेप्शनल केस। जब कोई जनरल रूल हम स्पेशल या फिर एक्सेप्शनल केस पे अप्लाई करते हैं तब फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट बन जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा है कटिंग पीपल विथ अ नाइफी इज ए क्राइम, सर्जन कट पीपल विथ नाइफी देयरफॉर सर्जन इज ए क्रिमिनल, है ना। चाकू से लोगों को काटना वो क्राइम कहलाता है। जो डॉक्टर्स है, जो सर्जन है, वो भी चाकू से लोगों को काटता है। इसका मतलब जो सर्जन है वो भी क्रिमिनल है। लेकिन ऐसा है नहीं, ये एक्सेप्शनल केस है। डॉक्टर या फिर सर्जन जब काटते हैं तो मरीज को ठीक करने के लिए, मरीज का जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए वो ऑपरेशन करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर्जन जो है वो क्रिमिनल है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस है, तो इसको फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट बोला गया है। तो आप लोग भी आने वाले टाइम में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो ऐसा ना हो कि भाई कोई आपको कुछ फैलेसी भरे बात बोले और आप उसको आंख बंद करके मान लें। तो अपना दिमाग लगाना सीखना होगा अभी से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप बात करते हैं फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी की। इसका मीनिंग है कंफ्यूजन ड्यू टू अनक्लियर लैंग्वेज। जो लैंग्वेज है वही फॉल्टी है। सबसे पहला है फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। इसका मतलब है सेम वर्ड बट डिफरेंट इन मीनिंग्स। ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा है गॉड ने बोला कि भाई 1 मिलियन ईयर्स टू मी इज ए सेकेंड। 1 मिलियन ईयर्स जो है मेरे लिए 1 सेकेंड के बराबर है। तो मैन ने बोला, इंसान ने बोला व्हाट अबाउट $1 मिलियन माय लॉर्ड। तो इंसान ने बोला हे प्रभु, $1 मिलियन आपके लिए कितने हैं? तो गॉड ने बोला अ पेनी, 1 रुपया के बराबर है। और इंसान ने फिर से बोला मे माय लॉर्ड गिव मी ए पेनी। तो हे प्रभु, वो 1 रुपया ही, 1 पैसा ही मेरे को दे दो। तो गॉड ने क्या बोला? नो प्रॉब्लम, जस्ट अ सेकंड, है ना। तो यहाँ पे डबल मीनिंग है। 1 मिलियन ईयर्स मेरे लिए 1 सेकंड है ना। मैन ने पूछा $1 मिलियन कितने हैं? तो गॉड ने जवाब दिया ए पेनी, 1 पैसे के बराबर है। तो 1 पैसा यानी कि $1 मिलियन। तो मैन ने बोला कि भाई वो 1 पेनी ही मुझे दे दो, यानी कि $1 मिलियन ही मुझे दे दो। तो गॉड ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
1 सेकंड वेट करो, यानी कि 1 सेकंड कितना है, 1 सेकंड है 1 मिलियन ईयर्स, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स है, डबल मीनिंग्स है, ठीक है जी। इसको फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन बोला गया है। अगला है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। इसका मतलब है व्हाट इज ट्रू फॉर द पार्ट मस्ट ऑल्सो बी ट्रू फॉर द होल, है ना। पार्ट के लिए कोई चीज अगर सही है तो इसका मतलब पूरा जो होल है उनके लिए भी सही होगा। अगर ऐसा हम लोग मान लेते हैं बिना प्रूफ के तो फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन बन जाता है। जैसे कि लिखा है द टायर ऑफ द कार इज मेड ऑफ रबर, देयरफॉर द होल कार इज मेड ऑफ रबर। जो टायर है वो रबर का बना है, इसलिए पूरा का पूरा कार ही रबर का बना है। तो ये है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। अगला है फैलेसी ऑफ डिवीजन। ये ठीक उल्टा है ना, ऑपोजिट ऑफ कॉम्पोजिशन है। व्हाट इज ट्रू फॉर द होल मस्ट ऑल्सो बी ट्रू फॉर द पार्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिखा है द केक इज डिलीशियस, देयरफॉर एवरी इंग्रेडिएंट्स टेस्ट डिलीशियस इंडिविजुअली, है ना। केक जो है बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही स्वादिष्ट है। इसका मतलब हर एक इंग्रेडिएंट जो केक के अंदर वो भी इंडिविजुअली अगर हम लोग सेवन करेंगे, खाएंगे, तब भी उसका टेस्ट जो है वो अच्छा ही डिलीशियस ही आएगा। लेकिन ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये है फैलेसी ऑफ डिवीजन, ठीक है जी। चीजें डिवाइड हो रहा है ना, इंडिविजुअली आ रहा है। ओके जी। लास्ट है हमारा फैलेसी ऑफ एम्फीबोली। एम्फीबोली का मीनिंग है सेंटेंस इज रिटन इन सच अ वे दैट इट कैन हैव टू और मोर मीनिंग्स, है ना। एक सेंटेंस ऐसे लिखा जाता है उसका मीनिंग दो या दो से ज्यादा मीनिंग भी हो सकते हैं। जैसे कि लिखा है आई सो अ मैन विद ए टेलीस्कोप। अब इसका मीनिंग बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि मैंने एक आदमी को देखा जो कि जिसके हाथ में टेलीस्कोप था। और ये भी हो सकता है कि मैंने आदमी को टेलीस्कोप के सहारे देखा, है ना। यानी कि मेरे हाथ में टेलीस्कोप था और उससे मैंने देखा एक मैन को, है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि मैंने जिस मैन को देखा, जिस आदमी को मैं देखा, उसके हाथ में टेलीस्कोप था, ठीक है जी। तो ये है एम्फीबोली फैलेसी। दोस्तों आइए अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है which informal fallacy is permitted in the following statement। लिखा है फेमस एक्टर जिमी पेकर हैज सेड इन एन इंटरव्यू दैट एस्ट्रोलॉजी इज ए रियल साइंस, देयरफॉर साइंटिस्ट नाउ मस्ट एक्नॉलेज दैट एस्ट्रोलॉजी इज एक्चुअली अ साइंस। तो ये कौन सा फैलेसी? कोई फेमस एक्टर है जिमी पेकर नाम का, इसने अपने एक इंटरव्यू में बोला कि भाई जो एस्ट्रोलॉजी है ये तो एक रियल साइंस है, इसलिए अब साइंटिस्ट को भी ये मान लेना चाहिए कि जो एस्ट्रोलॉजी है ये भी एक साइंस है। तो ये कौन सा फैलेसी है? ये है अपील टू अथॉरिटी या फिर अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी। क्योंकि किसी एक्टर ने साइंस के बारे में बोला है ना। जिमी पेकर एक एक्टर है, इसका फील्ड अलग फील्ड है ये, और ये ज्ञान दे रहा है साइंस के बारे में, ठीक है जी। तो ये है अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी फैलेसी। अगला देख लेते हैं। बोल रहा है द एग्जाम्पल हैव यू गिवन अप योर इविल वेज represents which of the following forms of informal fallacy। क्या आपने बुरे हरकतें छोड़ दिए, ये कौन सा फैलेसी होगा? तो ये होगा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फैलेसी। क्योंकि अगर आप यस बोलोगे यानी कि आप पहले करते थे बुरे हरकतें, है ना। अगर आप नो बोलोगे यानी कि आप अभी भी करते हैं। तो ये होगा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फैलेसी, है ना। जैसे कि मान लो क्या आपने चोरी करना छोड़ दिया, है ना।
अगर आप यस बोलोगे तो यानी कि आप पहले करते थे, अगर आप नो बोलोगे यानी कि आप अभी भी चोरी करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है नो वन हैज बीन एवर एबल टू प्रूव दैट ग्लेशियर्स इन द आर्कटिक रीजन आर मेल्टिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, therefore glaciers in the arctic region must be melting on their own. Which fallacy is committed in the above statement? बोल रहा है कि किसी ने भी ऐसा प्रूव नहीं किया है कि जो ग्लेशियर्स है आर्कटिक रीजन में वो पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इसलिए जो ग्लेशियर्स है आर्कटिक रीजन में वो अपने आप पिघल रहा होगा। तो ये कौन सा फैलेसी है? ये है अपील टू इग्नोरेंस। जब हमारे पास नॉलेज नहीं है किसी चीज के बारे में, फिर भी अगर हम लोग एक निष्कर्ष निकाल देते हैं तो अपील टू इग्नोरेंस बन जाता है ना। हम इग्नोरेंट हैं, हमें पता नहीं है किसी चीज के बारे में, लेकिन फिर भी शायद अपने मन को तसल्ली देने के लिए, है ना, दूसरों को तसल्ली देने के लिए हम एक निष्कर्ष निकाल देते हैं अक्सर। तो ये है अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट पीपल इन आवर कम्युनिटी थिंक दैट मूवी एबीजी इज पोर्नोग्राफिक, therefore movie abc is legally pornographic. Which of the following fallacy is committed in the argument? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई कोई मूवी है एबीजी, ये पोर्नोग्राफिक है, इसका मतलब एबीजी मूवी जो है वो लीगली पोर्नोग्राफिक है। तो ये कौन सा फैलेसी? तो ये है एड पॉपुलम फैलेसी, है ना। जब ज्यादातर लोग किसी चीज को बिलीव करते हैं तो हम भी बिलीव करने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है जी, तो ये है एड पॉपुलम फैलेसी। दोस्तों ये मैचिंग का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 आपको मिलान करना है। सबसे पहले एड होमिनम, उसके बाद है स्ट्रॉमैन, उसके बाद है फॉल्स कॉज, उसके बाद है रेड हेयरिंग, है ना। इधर लिखा है मिस्टेकिंग कोरिलेशन फॉर कॉजेशन, अटैकिंग द पर्सन इंस्टेड ऑफ द इशू, misrepresenting someone's argument, diverting attention to another issue। तो एड होमिनम हो जाएगा। एड होमिनम का मतलब है अटैक करना, है ना। तो ए का आ जाएगा 2, तो ए का 2 जहां जहां नहीं है वो कट जाएगा। ए का 4 आ रहा है, ए कट गया। ए का 3 आ रहा है, ये भी कट गया। तो या तो 2 या तो 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रॉमैन को मिलान कर देते हैं। स्ट्रॉमैन का मतलब है डिस्टोर्टिंग, है ना, या फिर ट्विस्ट कर देना। तो इधर कौन सा होगा? मिस रिप्रेजेंटिंग, यानी कि बी का होगा 3, है ना। A2B3, तो A2B3, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चाहे तो सी का देख सकते हैं, डी का देख सकते हैं। डी है रेड हेयरिंग। रेड हेयरिंग का मतलब है इशू को डाइवर्ट कर देना, तो डी का 4 हो जाएगा। अब सी का 1 आ जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा है which fallacy is committed in the following statement? I can expect that you would not find any moral issue in making abortion legal, since your ability to feel sympathy for the rights of women in general is very limited। तो ये कौन सा फैलेसी होगा? तो यहाँ बोला गया है मुझे लगता है कि गर्भपात पर रोक लगाने में आपको नैतिक रूप से कुछ भी गलत नहीं दिखता, क्योंकि आपका जो सिंपैथी है फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन वो बहुत लिमिटेड है ना। वुमेन के प्रति जो सिंपैथी है, उनके राइट्स के प्रति जो सिंपैथी है वो तुम्हारा बहुत लिमिटेड है, कम है। तो ये होगा एड होमिनम फैलेसी, यानी कि अबॉर्शन लीगल है कि इलीगल है डिबेट उस पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बंदे ने क्या किया,
सामने वाले बंदे को अटैक कर दिया, ये बोल के कि तुम्हारा जो सिंपैथी है वुमेन के प्रति वो बहुत लिमिटेड है। तो ये होगा एड होमिनम फैलेसी। आइडेंटिफाई द फैलेसी कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वाटर इज नॉन पॉइजनस कंपाउंड, देयरफॉर इट्स कंपोनेंट्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर नॉन पॉइजनस। तो ये कौन सा फैलेसी होगा? ये होगा फैलेसी ऑफ डिवीजन, है ना, जब होल से ये पार्ट की ओर आता है। ठीक है जी, होल से जब पार्ट की ओर आता है तो फैलेसी ऑफ डिवीजन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू सम न्यूज़पेपर्स टुडे द क्राइम रेट इन न्यूयॉर्क हैज स्लाइटली इंक्रीज्ड इन द रिसेंट पास्ट। New Yorkers are nothing but a bunch of criminals. Which fallacy is committed in the above statement? ये कौन सा fallacy होगा? बोल रहा है कि कुछ न्यूज़पेपर्स के अनुसार जो क्राइम रेट है न्यूयॉर्क में वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो न्यूयॉर्क में लोग रहते हैं वो सब क्या है? क्रिमिनल्स है। तो ये है हेस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी। जब सैंपल साइज हमारे पास बहुत कम है, स्मॉल सैंपल साइज से जब हम लोग एक ह्यूज या फिर पूरा यूनिवर्स को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल सैंपल के हिसाब से, तो बन जाता है हेस्टी जनरलाइजेशन। दोस्तों ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 लिस्ट 2, इस तरफ इनफॉर्मल फैलेसी लिखा है और इस तरफ रीजन लिखा है। सबसे पहला है आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, है ना, या फिर इसको अपील टू इग्नोरेंस भी बोल सकते हैं। उसके बाद है अपील टू इमोशन, फैलेसी ऑफ डिवीजन, और लास्ट में है बेगिंग द क्वेश्चन। इस साइड रीजन लिखा है यानी कि प्रिजम्पशन, एम्बिग्यूटी, रेलेवेंस और डिफेक्टिव इंडक्शन। डिफेक्टिव इंडक्शन का मतलब है वीक इंडक्शन। ठीक है जी, डिफेक्टिव का मतलब है वीक। तो सबसे पहला है आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, ये हो जाएगा यानी कि डिफेक्टिव इंडक्शन यानी कि वीक इंडक्शन। तो ए का 4, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 3 ऑप्शंस में ए का 4 आ रहा है, तो एक ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद अपील टू इमोशन, ये है फैलेसी ऑफ रेलेवेंस यानी कि बी का हो जाएगा 3। तो ए फॉर B3, तो B3 ये वाला है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। ए फॉर B3 यानी कि सी का अभी 2 होगा और डी का 1 होगा। तो फैलेसी ऑफ डिवीजन सी यानी कि एम्बिग्विटी आ जाएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद डी बेगिंग द क्वेश्चन जो है ये होगा प्रिजम्पशन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लिखा है एवरी वन ऑफ अस इज मॉर्टल, देयरफॉर इट इज ऑब्वियस दैट समडे द ह्यूमन रेस विल डिसअपियर फ्रॉम अर्थ। आइडेंटिफाई द लॉजिकल फैलेसी कमिटेड इन द अबव स्टेटमेंट। हम सब जो है मॉर्टल हैं, इसलिए एक दिन ह्यूमन रेस जो है वो पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। देख कौन सा फैलेसी? ये है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, है ना। एवरी वन ऑफ अस इज मॉर्टल यानी कि हर एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है ना। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से ये पूरा ह्यूमन रेस की ओर आ रहा है ना। इंडिविजुअल यानी कि पार्ट मान सकते हो और ह्यूमन रेस यानी कि होल मान सकते हो। तो पार्ट से होल की ओर ही जा रहा है, तो होगा फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। अगला देख लेते हैं। लिखा है व्हिच फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट। एम्बेसडर कार्स हैव ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड। दिस इज एन एम्बेसडर कार, देयरफॉर दिस कार हैज ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड। तो कौन सा फैलेसी होगा? ये होगा फैलेसी ऑफ डिवीजन। एम्बेसडर कार्स हैव ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड, इसको आप लोग होल मान सकते हो।
दिस इज एन एम्बेसडर कार, इसको आप पार्ट मान सकते हो। तो जब होल से पार्ट की ओर आता है तो हो जाता है फैलेसी ऑफ डिवीजन। अगला देख लेते हैं। लिखा है आई हैव रेड दैट वन एस्पायरेंट टेकन एवरी डे reduces the risk of heart attack. Why not take 2 a day and double the protection? Which informal fallacy is committed in the above statement? तो यहां बोल रहा है कि मैंने ऐसा कहीं पे पढ़ा था कि हर दिन एक एस्पायरिन लेने से हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। तो क्यों ना मैं 2 एस्पायरिन ले लूं ताकि जो प्रोटेक्शन है वो डबल हो जाए। तो ये कौन सा फैलेसी है? तो ये है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, है ना। क्योंकि एक एस्पायरिन जो है ये पार्ट है, तो क्यों ना इसको मैं डबल कर दूं तो होल हो गया, है ना। तो पार्ट से होल की ओर जब जाता है तो फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन बन जाता है। अगला है, लिखा है इधर यू लेट मी गो टू लास वेगास फॉर ए वेकेशन और आई विल बी माइजरेबल फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। आई एम श्योर यू डोंट वांट टू सी मी माइजरेबल, so you have a clear decision to allow me to go for a vacation to Las Vegas. Which fallacy is committed in the statement? तो कौन सा fallacy होगा आपको बताना है। यहां बोला कि भाई या तो आप मुझे लास वेगास जाने दो वेकेशन मनाने के लिए, नहीं तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी जो है, बाकी की जिंदगी में मैं दुखी रहूंगा। और मुझे पता है कि आप मुझे दुखी नहीं देख सकते, तो आपके पास अभी एक क्लियर चॉइस है कि आप मुझे लास वेगास वेकेशन में जाने दोगे या फिर अलाउ करोगे। तो ये है फॉल्स डिलेमा या फिर फॉल्स डिकोटोमी, जब सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हमारे पास दिए जाते हैं। अगला देख लेते हैं। Which fallacy is committed in the following argument? The universe must be spherical in form because all its constituent parts are spherical in form. तो ये कौन सा फैलेसी होगा? ये होगा फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, है ना। यूनिवर्स जो है स्पेरियल है, इसका मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं वो सब के सब स्पेरियल है। अगला देख लेते हैं। दोस्तों ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है। इस तरफ लिखा है फॉल्स कॉज, अपील टू इमोशन, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, रेलेवेंस, एम्बिग्विटी, डिफेक्टिव इंडक्शन या फिर वीक इंडक्शन। उसके बाद लिखा है प्रिजम्पशन। फॉल्स कॉज होगा डिफेक्टिव इंडक्शन यानी कि ए का 3, तो ऑप्शन 1 कट जाएगा, ऑप्शन 4 भी कट जाएगा। उसके बाद है अपील टू इमोशन, ये होगा फैलेसी ऑफ रेलेवेंस यानी कि बी का 1, तो A3 B1 दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो C का 4 और D का 2 अब हो जाएगा। तो C फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यानी कि प्रिजम्पशन और D का 2 यानी कि कॉम्पोजिशन आ जाएगा एम्बिग्यूटी में। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। लिखा है टू सॉल्व आवर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स वी हैव टू पुट मोर मनी इनटू प्रोडक्शन ऑफ बाइसाइकल्स, द सीईओ ऑफ एबीसीडी कंपनी लिमिटेड says so. Which of the following fallacies committed in the above argument? एबीसीडी कंपनी के सीईओ ने ये बोला है कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है हमारा, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें हमारा जो पैसा है वो बाईसाइकिल के प्रोडक्शन पे लगाना होगा। तो ये कौन सा फैलेसी है? तो ये है अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अगला देख लेते हैं। बोल रहा है इफ यू लाइक केचप एंड यू ऑल्सो लाइक आइसक्रीम देन यू वुड श्योर लाइक केचप आइसक्रीम। Which fallacy is committed in the argument? अगर आपको चटनी पसंद है और अगर आपको आइसक्रीम पसंद है तो आपको चटनी आइसक्रीम भी बहुत पसंद होगा। तो ये कौन सा फैलेसी है? तो ये फैलेसी है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, है ना। अगर आपको साइकिल चलाना अच्छा लगता है, साथ ही साथ आपको कार चलाना भी अच्छा लगता है,
तो हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें कि कार में ही एक पीछे एक साइकिल होगा, है ना, साइकिल का पहिया जो है, दो पहिया लगा होगा, है ना, सीट भी रहेगा, आप साइकिल पे भी बैठोगे एक साथ, और कार के स्टेयरिंग को भी आप पकड़ पाओगे, है ना। उससे बहुत आपको मजा आएगा, क्योंकि आपको साइकिल चलाना भी अच्छा लगता है, कार चलाना भी अच्छा लगता है। तो कौन सा फैलेसी है ये है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। Which fallacies involved in the following statement? Indian pharmaceutical companies are profitable, therefore average Indian pharmaceutical company is profitable। तो ये कौन सा fallacy है? ये भी है fallacy of division, क्योंकि ये whole to parts की ओर जा रहा है ना। दोस्तों आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, और मिलते हैं अगली वीडियो में।